जन्म से ही मेरे पास लिंग नहीं था। माँ ने देखा कि मैं वंश नहीं बढ़ा सकता तो मुझे सीधे वीराने में छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद एक आदमी ने मुझे घर ले आया। उस आदमी की पत्नी, जो एक पर्वतीय महिला थी, संतान नहीं पैदा कर सकती थी, अक्सर मुझे मारती और डांटती थी। उसके शापित शब्दों से मैं धीरे धीरे अपनी कहानी जानने लगा। आदमी वो एक किसान था जो सालों से जड़ी बूटियां इकट्ठा करके अपना गुजारा कर रहा था। कहा जाता है कि जिस दिन उस आदमी ने मुझे उठाया उसकी किस्मत चमक उठी। वो चलते चलते लिंची इकट्ठा कर रहा था और ऐसे ही चलते चलते उसने झाड़ियों में मुझे पाया। उस समय मेरे शरीर पर अजीब बेलों का जाल और मुंह में एक खून से सना हुआ सफेद खरगोश था। यहाँ तक कि खून पीने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। जहाँ तक कि खरगोश मेरे मुंह में कैसे आया यह अज्ञात था। जब मैं 5 वर्ष का था उस दिन औरत ने मेरे साथ फिर से मारपीट की। कारण था कि मैंने झुककर जमीन पर पेशाब किया और फिर पड़ोसी का वांग दादा और उनका चेहरा देखते हुए मैं जिज्ञासावश थोड़ा आगे बढ़ गया। बूढ़े ने हाथ उठाया, एक धक्का लगा और एक संदूक आ गया। मैं बेहोश हो गया। बाद में दादा ने मुझे बताया कि इस चाल को पाई हुआ जी कहा जाता है। दादा ही हैं। इस बूढ़े ताऊवादी ने मुझे उठाने के बाद न तो मुझे बेचा और न ही मेरी किडनी निकाली, बल्कि मुझे एक गुफा में ले गया जहाँ एक बड़े लोहे के पिंजरे में एक काला जानवर पला हुआ था, काले रंग का भेड़िया कुत्ता। दादा ने मुझे एक झटके में पिंजरे में फेंक दिया और फिर एक बैग पीठ पर डालकर दरवाजे से बाहर निकल गए। बाद में मुझे पता चला कि दादा को शेर कुत्ता पसंद था और वह भी काला कुत्ता। वह कुत्ता उनके शराब के साथ खाने के साथी के रूप में था और मैं काले कुत्ते का आहार था। वह काला कुत्ता आधे आदमी जितना ऊंचा था, हरी आंखें, नुकीले दांत और बहुत भयानक था। पिंजरे में और भी बहुत सारी हड्डियां और अवशेष पड़े थे। मैं खड़ा हुआ तो मेरा गला ठीक से लगने लगा। कुत्ते के मुंह के पास पहुंचते ही उसने मेरे पैर पर काट लिया। डर और दर्द ने मुझे दिल दहला देने वाली चीख में बदल दिया। मैंने अपने दोनों छोटे हाथों से पिंजरे को पकड़कर कोने की ओर खींचा। कुत्ते का मुंह मेरे मुंह तक पहुंच गया। मुझे अचानक गुफा की छत से 2 भूरे काले बेलों को नीचे लटकते देखा, जिन्होंने कुत्ते की गर्दन को सीधा जकड़ लिया। 3 दिन बाद जब आइए से एक औरत को उठाकर वापस आया, तब तक मैंने एक कुत्ते की टांग कच्ची खा ली थी। मेरा चेहरा खून से भरा था, लेकिन मैं पूरी तरह से सक्रिय था। आइए को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन उसने बस कहा, कुछ तो बात है। फिर कुछ बार हंसा और मुझसे कहा, आज से तुम मेरे पोते हो। अगले कुछ दिनों में आइए ने मुझे बाहरी गुफा में छोड़ दिया। वह औरत उस गुफा में सोते थे। हर रात में अंदर से उस औरत की आवाज सुन सकता था। कभी उसकी चीख करुणामयी होती तो कभी उसमें आनंद की हल्की झलक होती। लगता है कि हम वहां 10 दिन से अधिक रहे। जब गुफा की काली कुत्ते की आखिरी टांग की मांस भी खत्म हो गई तो आइए मुझे और उस औरत को लेकर एक और भी अधिक सुनसान पहाड़ी गांव चले गए। आइए उस डोलती लकड़ी के दरवाजे को, जो मुश्किल से चल पाता था, लेकर गए। उसने 5 या 6 दशक के एक लंगड़े बूढ़े आदमी को सौंप दिया और बदले में कुछ मुड़े तुड़े पैसे लिए। लेकिन उसी रात शादी के बाद वह महिला भाग गई। गाँव वाले नाराज हो गए और अड़े कि आइए पैसे वापस करें। वह पहाड़ी गांव से बाहर आने के बाद एक पीले कागज को कुछ बार मरोड़ कर ऊपर फेंकता है और वहाँ उड़ने वाला एक कागज का डिब्बा बन गया। अगले दिन आधी रात को नींद बेहोशी में जागकर मैंने पाया कि आई ने उस नग्न महिला को बांध लिया है। मंदिर के पीछे के दरवाजे के पास की बड़ी विलो के पेड़ पर वह व्यक्ति कुछ बड़बड़ाता हुआ एक हाथ में विलो की एक टहनी पकड़कर एक बार सिर पर मारता है और एक बार विलो के पेड़ पर। अगली सुबह जब अय्या ने मुझे उठाकर निकलने के लिए कहा तो वह औरत गायब थी। कैसे भी देखो, ऐसा लगता है कि मैंने देखा कि यह व्यक्ति, जो खुद को वैशंटियांशी कहता है, बहुत दुष्ट इंसान है। वह विभिन्न पद्धतियों की तकनीकों में माहिर है और पहाड़ों और समुद्रों के बीच घूम सकता है। एक तावीज के साथ गलियारे में प्रवेश करता है। वह एकलोपन पियन से व्यापार में धनवान बन सकता है। वास्तव में मैं आइए के साथ रहने के बाद से अच्छा जीवन व्यतीत कर रहा था। वह आसानी से बहुत सारा पैसा कमा सकता था और फिर शराब के साथ मांस खाते समय मैं भी कुछ हिस्सा पा जाता था। समय के साथ सुनने और देखने से मैंने उसकी कई विधियां सीख ली। उसकी कुछ बातें तो बस एक नजर में ही समझ में आ जाती थी। 10 साल का समय बीतते बीतते मैं आखिर उस रात जेल से भागने में सफल रहा और बूढ़े का सारा सामान लेकर चला गया। बाद में कई जगहों पर भटकते भटकते पिछले साल जाकर ही मैं यूनचेंग में स्थायी रूप से बस गया। वहाँ इस कोने वाली गली के अंत में एक पुरानी दुकान में मैं सतह पर पुरानी चीजें इकट्ठा करता हूँ, पर वास्तव में लोगों को बीमारी दूर करने वाला आहार प्रदान करता हूँ। उस दिन पड़ोसी रेस्तरां के मालिक सोंग दातो ने अपने मोबाइल की ओर इशारा किया। तुम देखो, इस उपन्यास में पैदा होते ही 6 उंगलियां थी, जिसने सीधे ही मालिक को मार दिया, फिर दादा दादी को भी भेज दिया। ये क्या बेकार की कहानी है। सही कहा, रोलाबान। मैंने कभी तुम्हें तुम्हारे पिता के बारे में बात करते नहीं सुना। माता पिता, मैंने एक हंसी में सिर हिला दिया। रोलाबान ने सच में कहा, इस काम में क्या सच में शराब शामिल है? सोंग दातो ने मजाक में कहा, क्या आपको फुर्सत है या नहीं? रेस्तरां का काम, व्यापार नहीं कर रहा हूँ। अगर तुम बेकार बैठे हो तो मेरी चड्डी अभी तक नहीं धोई है तो क्या तुम नाराज हो गए? सोंग दातो खड़ा हुआ और चलने लगा, लेकिन दरवाजे पर पहुंचकर वापस मुड़ाया और धीमी आवाज में बोला, वास्तव में एक बात सच है, मैंने हाल ही में एक पुराना मकान खरीदा है। वहाँ 2 रातें सोया था और रात में वह मकान कुछ अजीब लगा। ये सुनकर मैंने उसकी ओर एक बार आंख उठाकर देखा। तुम कह भी नहीं सकते कि इस लड़के के बड़े सिर पर जैसे एक काली बादल की परत छाई हुई है। ये कोई अच्छा संकेत नहीं है। सोंग दातो ने रहस्यमय ढंग से कहा कि उस घर में आधी रात को कुछ होता है। रहस्यमय हंसते हुए कहा कि आधी रात को उस घर में हलचल थी, जैसे कोई लड़की मील पर में खुद फंसा रही थी। मैंने एक कवर चुना और शांति से पूछा कि आपका मतलब क्या है? बेशक, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि स्थिति की जांच करें। सोंग दातो ने मुझसे एक एहसान के रूप में मांगा। बेशुमार पैसे खर्च करके खरीदा घर अब मुझे वापस जाकर सोने में डर लगने लगा। मैंने गोद में लिए हुआ बिल्ली को नीचे उतारा और खड़ा हो गया। 3000 अग्रिम और काम पूरा होने पर 3000 और। अगर मैं समाधान नहीं कर पाया तो सब पहले की तरह वापस कर दूंगा। इतना महंगा। हालांकि सोंग दातो शिकायत कर रहा था, लेकिन उसने धीरे धीरे अपनी जेब से बड़ी नोटों की एक गड्डी निकाली और चला गया। जैसे ही ट्रेन का रंग गहराया, मेरे काम का समय भी आमतौर पर शाम को होता है। मैंने नियम के अनुसार एक कटोरी वेजिटेबल नूडल्स बनाई, बिल्ली का खाना उसे दिया और फिर जरूरी उपकरण लेकर घर से निकला। दाटू द्वारा दिए गए पते को लेकर मैं बिना परेशानी के पुराने शहर के। ये घर कुछ पुराना है। दरवाजा खोलते ही पुरानी हवेली की विशेष गंध सीधा आती है। अधिकांश पुरानी हवेली कुछ न कुछ
कुछ अशुद्ध होती है, इसे अनुभवजन्य भाषा में फूलिन कहा जाता है। जैसे मकान के पिछले मालिक की मृत्यु के बाद उनकी आत्मा लंबे समय तक नहीं जाती, या बहुत वर्षों से उपयोग की जा रही चीजों में आत्मा आ जाती है, या कुछ जानवर और कीट जागरूक हो जाते हैं। कुल मिलाकर इन चीजों के साथ रहना कभी भी अच्छी बात नहीं होती। कमरे के मुख्य शयनकक्ष में जाकर मैं सो गया जैसे यह मेरा अपना घर हो। असल में ये बात बहुत साधारण है। जब आप कुछ चीजें बार बार देख लेते हैं तो वे उतनी ध्यान देने लायक नहीं लगती। समय धीरे धीरे बीतता गया, पता नहीं कितना समय गुजरा। सपने में मैंने आखिरकार वह सांस लेने की आवाज सुनी जिसका वर्णन दातू ने किया, हाफना। ये आवाज सच में औरत ही निकाल सकती है, जैसे गले में अंडे का पीला हिस्सा फंस गया हो जो ना निकलते बने ना उगलते। मैं आंखें बंद कर खामोश पड़ा रहा, इंतजार करता कि वह खुद मेरे पास आए। अगर कोई भटकती आत्मा जीवित व्यक्ति से लगाव रखती है तो केवल दो ही चीजों के लिए, या तो जीवन या फिर ऊर्जा। क्योंकि सॉन्ग दातू यहाँ 2 दिन सोया लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब है कि इस घर में मौजूद चीज को ऊर्जा चाहिए। हूं की सांसों की आवाज करीब आती जा रही है। शुरुआत में सुनने पर अधेड़ उम्र की महिला के जानबूझकर भाव दिखाने जैसी लग रही थी, लेकिन अधिक सुनते हुए यह आवाज दबती जा रही थी, जैसे एक गंभीर रूप से बीमार बूढ़ी महिला की कराह होती है। आवाज ने जैसे गले और गाल पर ठंड का एहसास छोड़ दिया। मैंने जान लिया कि वक्त आ गया है। अचानक एक झोंका। वाकई मैंने देखा कि अपने मुंह और नाक के ठीक ऊपर एक लाल पोशाक पहने हुए एक महिला लटक रही थी। इस महिला का चेहरा सफेद और आंखें लाल थी। होठों और दांतों के बीच एक आधी छुपी आधी दिखती जीभ थी, जैसे कि अभी टपकने वाली हो। तुम्हारा इंतजार कर रही थी। इस महिला ने देखा कि मैंने आंखें खोली। उसकी लाल जीभ झटके से बाहर निकल आई और मेरी गर्दन की ओर बढ़ने लगी। मैं बिना घबराए जेब से एक सिक्का निकाला, इस बड़ी जीभ की ओर एक सुई और सुई को ताबूत की कील की तरह लगाया। जोर से एक धुआं उठा। महिला की आधी जीभ जलकर काली हो गई और जमीन पर गिरकर एक कृषि हानिकारक कीड़े में बदल गई। कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साझा करें। और ठंडी सांस ली और एक ठंडक और तीव्र पीड़ा पूरे शरीर में फैल गई। मैंने खुद को एक झटके में महसूस किया और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब मेरी पुतलियां दोबारा उजली हुईं, तो वह आत्मा का सिर और शरीर गायब हो चुका था। मैंने नीचे अपने टखनों की ओर देखा, वे सुरक्षित थे। मैंने आखिरकार समस्या का समाधान किया या नहीं? जब मैं अपने काम को समेटने के लिए धन की तलवार रख रहा था, अचानक मैंने देखा कि बिस्तर के फुटबोर्ड पर कुछ पानी था। चादर हटाकर देखा तो स्पंज के नीचे एक आधे फुट लंबा पुआल का पुतला दबा हुआ था। पुआल का पुतला लाल कागज की पोशाक पहने हुए था और उसके सिर पर एक अजीब चेहरा बनाया गया था। यह समस्या का मूल कारण प्रतीत होता है। मैंने कुछ देर विचार किया और सब कुछ समझ गया। फिर उस पुआल के पुतले को अपने लाए हुए बैग में रख लिया। दरवाजा बंद करके अपार्टमेंट से बाहर आया। जब मैं घर पहुंचा तब रात के 2 बज चुके थे। दरवाजे के सामने खड़ा था, तभी अचानक एक बड़ी सी चूहा भाग गया। गोरन जैसे ही दरवाजा खोला, एक तीव्र खून की गंध नथुनों में समा गई। मेरी वह नाजुक सी बिल्ली लैम्पशेड के नीचे लटकी हुई थी। उसकी आंखें उल्टी हुई थी और वह मुझे घूर रही थी। जमीन पर काले रंग की एक बूट से बना बड़ा सा धब्बा था। लटकी हुई बिल्ली अचानक हवा से नीचे गिर पड़ी। उसकी फर से कुछ नुकीली बांस की छड़ियां बाहर निकल आईं। बिल्ली के पेट में दिल, आंतें, हड्डियां सब गायब हो चुकी थी। बस एक फैलाया हुआ खून से लथपथ खून बाकी था। मेरी बिल्ली आखिरकार एक चमड़े का ढांचा बन गई थी। एक पल में मैं सालों पहले की उस घटना को याद कर गया। ये तो दादाजी की खास कला थी। मैंने खुद देखा था कि उन्होंने एक बड़े जीवित व्यक्ति को एक रात में इंसानी चमड़े के ढांचे में बदल दिया था। इतने समय से मैं छिपता फिर रहा था, लेकिन वह अब भी मुझे नहीं बख्श रहे थे। अब ये फिर से मेरे पीछे आ ही गए। मैं भारत के एक मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हुआ था। हमें भारत में कोरोना वायरस की स्थिति कितनी गंभीर है यह तो पूरी दुनिया जानती है। पापा भी संक्रमित हो गए। उन्हें खांसी और बुखार था और वे बिस्तर से उठ नहीं पा रहे थे और अस्पताल पहले से ही भरा हुआ था। वे केवल घर में ही अलग थलग रह सकते थे। मम्मी जैसे प्लेग से बचकर भाग गईं और मैं और मेरा भाई सिर्फ दादी की देखभाल में थे। पापा अंततः बीमारी से नहीं जीत पाए और इस दुनिया को छोड़ गए। मैं रोते हुए पिता को गले लगा लिया। पापा ने मुझसे कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें मजबूत और खुश रहकर जीवन जीना चाहिए। तभी उनके पीछे अचानक एक काली परछाई दिखाई दी। मैंने पापा से पूछा, वह कौन है? उसने कहा कि यह उनका मार्गदर्शन करने वाला है। पापा को ले जाया गया और मैं जाग गई। मैं भले ही बहुत दुखी थी, लेकिन मुझे पता था कि पापा अब कभी नहीं लौटेंगे।